दोस्तों नमस्कार, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। तो हाइपर एक्टिव जी, स्वागत है आपका। हेलो सर, हेलो आप सब लोगों जी। को जो सुन रहे हैं। तो बहुत मेरी तरफ से बहुत थैंक यू, आपने ज्वाइन किया ये देखने के लिए, क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लोगों को रुचि बहुत कम होती है। ठीक है, तो वो मतलब उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता लोगों को जिस तरह के दूसरे सब्जेक्ट्स लगते हैं। बट साइंस की खुद अपनी एक नशा है। ठीक है, तो जो उस बांग को पी लिया ना तो वो कभी छोड़ेगा नहीं। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं आज यहाँ पे ना एक मॉडर्न साइंस की एक अद्भुत मार्वल जिसे कहते हैं ब्लैक होल, जो शायद किसी भी जादू टोना माया मंत्र से भी अत्यंत मोहक होता है। ठीक है, मैं उस चीज़ को एक लेमन टर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि एक तारा क्या होता है एंड ये तारा ब्लैक होल कब बनता है। ठीक है, तो उसके जी, हिसाब से जी मैं बिल्कुल। जाने की कोशिश करूंगा आज के। हुँ। तो एंड दोस्तों रियली सार्थक आज का जी, टॉपिक। आपको आपको हाँ, मेरा थैंक यू, क्योंकि आपने मुझे एक मंच दिया कि लोगों को थोड़ी बहुत साइंस सिखाने के लिए मैं एक तरीके से इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। हाइपर एक्टिव जी, ये आपका अपना मंच है, जब आप चाहें जब स्ट्रीम कर सकते हैं। तो इसमें आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जो साइंस लवर हैं, आज खासकर उन लोगों से कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। वैसे आप लोगों को काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है, तो आप इसी तरीके से शेयर करते रहिएगा। और जो साथी नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर करते रहें। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं यहाँ से हाइपर एक्टिव जी की। जी, हाइपर एक्टिव जी। जी, तो मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा ढेर सारा साइंस आपके ऊपर आने वाला है। अगर आप कॉफ़ी गिफ़ी या कुछ ड्रिंक लेके बैठ जाए ना, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपका कोई प्रश्न है जिसे मैं अगर उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो मैं बाद में मतलब स्ट्रीम के बाद क्वेश्चंस में उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जितना हो सके मैं उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये खुद आप में एक एक पीएचडी वाला टॉपिक है। बहुत सारे चीज़ें चलते रहते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि आप मान लो स्टीफन हॉकिंस जैसे साइंटिस्ट अपने ज़िंदगी गुजार दी ब्लैक होल्स को स्टडी करते हुए। तो यहाँ पे मैं एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑन ब्लैक होल देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका कोई डाउट हो जो इस स्कोप में आता हो, तो मैं उसको डेफिनेटली स्ट्रीम के बाद उसको क्लियर करूँगा। ऑलराइट, तो पहला है कि ये ब्लैक होल होती क्या है। जब हम ब्लैक होल जब हम न्यूज़ में या दूसरे जगह पे जब हम ब्लैक होल के बारे में सुनते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये कोई वैक्यूम क्लीनर है जो जो मिला आसपास उसको अ, अपने अंदर खींचते हुए चले जा रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। अगर ब्लैक होल के बारे में मैं एक शब्द में बताऊं, तो ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। बट इस फंडामेंटल चीज के इर्द गिर्द जो फिजिक्स घूमता है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या ओवरवेलमिंग हो सकता है। बट एज सच ब्लैक होल आर वेरी सिंपल बॉडीज। तो वो उनका उसका काम जो है वो बखूबी करता है ब्लैक होल। तो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज होती क्या है ब्लैक होल। राइट, तो एक मिनट ना, उसको तो कोई बात नहीं। लॉट ऑफ साइंस इज कमिंग योर वे, फैशन योर सीट बेल्ट, कॉफी की फी ला लीजिए, एक सूप की ला लीजिए। अच्छा, जो भी गर्मा गर्म हो, जो आपको नींद आने से बचाए ना तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। राइट। जी। तो पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है, जब हम बोलते हैं नथिंग, ये लोग बोलते हैं ना, मतलब जब भी रिलीजियस लोग आते हैं तो बोलते हैं अगर नथिंग था तो कैसा हुआ सब। तो मैं वही अंडरस्टैंडिंग पर चलेंगे अब कि पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है, कुछ नहीं था, लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ, एक एप्पल है ना, एक आदमी के सर पे गिरता है। ठीक है, अब ये ब्लैक होल की स्टोरी यहां से शुरू होता है। ठीक है, ये एप्पल सर पे गिरने से पहले या अगर ना गिरा होता तो आज हम इस चीज यानी कि ब्लैक होल को स्टडी नहीं करते होते।
ठीक है, एक एप्पल था, एक आदमी आदमी सो रहा था तो उसके सर पे गिर गया, ठीक है, वो कौन है आदमी हम देखेंगे, बहुत फेमस आदमी है, ठीक है। सो इस चीज को जाने से पहले मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं हाउ अ स्टार इज बॉर्न। मतलब आप देखिए, अब रियलिस्ट आजाद जी जो है इधर, वो एक स्टार है, ठीक है, वो सबको पता है। अब मैं इस वाले स्टार अरे की बात नहीं कर अरे रहा हाइपर एक्टिव जी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो? नहीं, देखो आप अगर आप theoretically भी देखो ना, तो हम सब एक स्टार ही है, वी आर नथिंग बट स्टार डस्ट, ठीक है। तो इस दुनिया हम्म। में जो कुछ भी चीज आप देख रहे हो आफ्टर बिग बैंग, जी। ठीक है, वो सब स्टार से ही बना हुआ है। तो मतलब ये स्टार बनता कैसे है, पहली बात तो, ठीक है। हम्म। तो अब हम मैं जिस स्टार की बात कर रहा हूं, वो स्टार जो टिमटिमाते तारे होते हैं आसमान में, वो तारे बनते कैसे। तो मान लीजिए कि एक बड़ा गैस क्लाउड है, ठीक है। जब यूनिवर्स में हम गैस की बात करते हैं ना, तो 99% ऑफ द यूनिवर्स में जो गैस होता है वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बहुत ही फंडामेंटल एलिमेंट है। हाइड्रोजन में दो चीजें होती है, एक होती है प्रोटॉन, एक होती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये दो है ना, मान लीजिए कि ये एक लव अफेयर में है दोनों, एक एक पति है, एक पत्नी है, एक लव अफेयर में, दोनों एक दूसरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है। अब ये छोटा एक फैमिली बना लेते हैं, उस फैमिली को बोलते हैं हम हाइड्रोजन। ये इस तरह से होता है। जो आप सेंटर में देख रहे हो वो एक प्रोटॉन है, एंड जो उसके इर्द गिर्द जो चीज आप सर्कल देख रहे हो वो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है, आप इसको फील्ड भी कह सकते हो, ठीक है। बहुत ही फंडामेंटल चीज है। जब बिग बैंग बना था तो जो चीजें बनी थी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स, उन उन पार्टिकल्स में जैसे ग्लूऑन्स, लेप्टॉन्स, उन चीजों से ये बेसिक फंडामेंटल चीज बन जाती है। अब यूनिवर्स में ये हर जगह पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन हर जगह पे आपको मिलेगा। अब हाइड्रोजन जो है वो प्लैनेट अर्थ पे बहुत रेयर है, मतलब उसको संभालना बहुत मुश्किल है। बट जब आप यूनिवर्स में जाओगे, जब आप धूल गैस कहीं पे भी देखोगे, तो वो एक हाइड्रोजन का गैस क्लाउड ही होगा। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ऑफकोर्स इतना कलरफुल नहीं है, तो एक रेंडर्ड इमेज है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कोई बादल उड़ रहा है हाइड्रोजन गैस का। अब ये हाइड्रोजन ना, ये इसमें जो पार्टिकल्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दिखाई देते हैं, जो एक छोटा फैमिली बनाए हुए खुद का, बट ये फैमिली से एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अजीब बात है, ये दो चीजें एक इर्द गिर्द घूम रही है, बट ये एक एटम जो है, ये हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे एटम को पसंद नहीं करता, ये आसपास भटकना भी नहीं चाहते एक दूसरे को। बट यहां पे ना, इस गैस क्लाउड को कंट्रोल एक और चीज कर रहा है, उसका नाम है ग्रेविटी। अब आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सुनने वाले हो कि ये ग्रेविटी चीज होती क्या है, ठीक है। इस पूरी ब्लैक होल की मान लीजिए कि सूत्रधार जो है ना, वो है ये ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी एक उस चीज के जैसा है जो इन फैमिलीज को, जो दूर दूर होना चाहते हैं, उनको पास लाने की कोशिश करता है, उनको एक दूसरे के बहुत नजदीक लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये हर दिशा से इस एटम, इन अलग अलग एटम्स को एक जगह पे सिमटने की कोशिश करते ही रहता है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अमित सर भी हमारे साथ आ गए हैं, तो जय हाँ भीम सर, जी कैसे आप। हैं हेलो आप? अमित जी। हाँ जी, आप सबको जय भीम, जितने पैनल बैठे सभी देखने वालों को जय भीम। हाँ, हेलो कंटिन्यू अमित जी। कीजिए हाइपर एक्टिव जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, जी जी। तो तो ये ग्रेविटी जो है हर चीज को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। जब ये चीज हद से ज्यादा हो जाता है ना, तो क्या होता है, ये जो एटम्स है ये एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, मतलब ये टूटते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है। थोड़े एटम्स, यहाँ पे जो थोड़े एटम्स है वो कुछ बिखर जाते हैं, बिखर जाके कोई और पार्टिकल बन जाता है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। अब ये एक दूसरे के नजदीक आने की जो ग्रेविटी की कोशिश है, उसका नतीजा ये हो जाता है कि थोड़े परिवार
टूट के बिखर जाते हैं, अब एक नया फैमिली बनना शुरू होता है। जब ये आसपास आ जाता है ना, तो मैं जिस तरह से बोल रहा था, इनको पसंद नहीं है कि एक दूसरे के इर्द गिर्द रहना। अब यहाँ क्या होता है, इनके बीच में झगड़ा शुरू होता है, ठीक है। अब इस झगड़े को आप फ्रिक्शन या हीट की तरीके से आप महसूस कर सकते हो। जो अगर हम एटम्स को बहुत क्लोजली उसको दबाने की कोशिश करें ना, तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा। ये हर जगह पे ट्रू है। ये फिजिक्स जो है ना, हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे कि हमारा फ्रिज की कंप्रेसर है, जब वो गैस दूर दूर रहने वाले गैस को दबाने की कोशिश करता है, एक पास लाने की कोशिश करता है ना, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वही फिजिक्स यहीं पे भी मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे भी अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अब हीट की एक और प्रॉपर्टी है कि हीट जिस भी चीज में होती है ना, वो एक दूसरे से बहुत तेजी दूर जाने की कोशिश करता है। पर यहाँ तो ग्रेविटी दबाने की कोशिश कर रहा है, एंड ये चीजें पास आते ही गर्म हो रहे हैं एंड दूर जाना पसंद कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी लोहे को अगर हम हीट करते हो ना, तो वो फैलने लगता है, करेक्ट है, तो वो एक्सपैंड होता है, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। अब हीट है, एनर्जी है, अब ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये ग्रेविटी बस नहीं आ रहा है, ये और दबाने की कोशिश कर रहा है। इस स्टेट को हम कहते हैं एक प्रोटोस्टार स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें होना शुरू हो जाती है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड एक दूसरे एटम दूसरे एटम से मिलने की कोशिश कर रहा। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके। न्यूक्लियर फ्यूजन में ये चीज जो है एक दूसरे के अंदर मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिचुएशन ये है, इसमें हीट आ रही है, बट दूसरे हाइड्रोजन एटम्स भी है जो अभी भी अवेलेबल में है, एंड इन सब चीजों को जो है ग्रेविटी दबाने की कोशिश कर रहा है बहुत तेजी से, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम जो है, इसकी आइसोटोप्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अब आप जो देख रहे हो, वो एक डिटेरियम है, हाइड्रोजन से वो डिटेरियम बनता है, फिर ट्रिटियम बनता है, फिर उसके बाद और जब इसको दबाया जाता है तो वो बन जाता है हीलियम, ठीक है। तो ये एक हीलियम की एटम है, तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब ये हीलियम बनना शुरू हो जाता है ना, तो इतनी तेजी से एनर्जी बाहर आने की कोशिश करता है, ये ग्रेविटी को रोकने लग जाता है, ठीक है। मान लो कि मुंबई में एक ट्रेन है, अब उसमें जगह है, तो आप लोगों को दबा रहे हो अंदर, ठीक है, लोग घुस रहे हैं, बट एक पॉइंट के बाद 1 इंच की जगह भी नहीं बचेगी। उस टाइम पे जो भी अंदर घुसना चाहेगा तो उसको घुसने की कोई चांस नहीं होगा, तो ठीक है, आप उस तरह से इसको इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पे ना ये एक इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, जो भी मैटर है, जो उसका झगड़ा चल रहा है, कि एक समझौते पे आ जाता है, एक पीस ट्रीटी बन जाता है इधर। तो क्या हो रहा है, तो ग्रेविटी दबाने की कोशिश तो कर रहा है, इसको और पास और दबाने की कोशिश कर रहा है, बट इसकी जो हीट है जो इसके अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है, वो ग्रेविटी को रोक के रखा हुआ है अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा तारा, ठीक है। हम जो भी सितारे देख रहे हैं वो इसी तरह से बनते हैं। जब तक उसके पास सफिशिएंट हाइड्रोजन मैटर होता है इर्द गिर्द, तब तक ये इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करते ही रहता है। जब एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो एक स्टेबल तारा बन जाता है। अब तारे के अंदर थोड़े लेयर्स है, हम आगे देखेंगे कि वो क्या लेयर्स है, बट आपको इतना समझना पड़ेगा कि इसमें एक तारे को बनाने में ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब ये ग्रेविटी के बिना कोई तारा बन नहीं सकता। अब मैंने बहुत ग्रेविटी 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 बोल लिया, तो ये क्या चीज है, क्या ये ग्रेविटी, ठीक है। तो अब हम उस शेप पे आते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में एक एप्पल दिखाया था ना, वो किसी के सर पे गिरा था, वो उस व्यक्ति का नाम है सर आइजैक न्यूटन। ये आराम से अपनी एप्पल ऑर्चर्ड में समय गुजार रहे थे, ठीक है। तो उनके ऊपर एक फल आके गिरता है। अब यहाँ पे एक पॉपुलर जोक है एजुकेटेड सर्कल में, जो क्योंकि ये सब आईआईटी नीट लोगों की समस्याएं जो है आज, उनकी जो टफ सिलेबस है, ये इसी आदमी के कारण हुआ है, ठीक है। एंड इस आदमी के ऊपर अगर कोई पाइनएप्पल गिरता या नारियल गिरता तो कुछ नहीं होता,
ठीक है, आज वो जो सफर कर रहे हैं ना वो लोग, जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो इसी के बदौलत है, क्योंकि इसके ऊपर जब ये एप्पल गिरा तो इसने उसका फिजिक्स ढूंढना शुरू कर दिया, उसके ये वो इसका रीजन ढूंढना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, ये एप्पल गिरा ही क्यों? ठीक है, अब उसको पता चलता है कि ये ग्रेविटी भी एक चीज होती है जो एक फोर्स होती है। ठीक है, एंड यहां से यहाँ उसका जो आइडिया शुरू होता है वो आगे बढ़ते हुए अप टू कैलकुलस तक लेकर जाता है। जो अगर कैलकुलस की बात सुन के ना थोड़े लोगों की धड़कन तेज हो जाते हैं, थोड़े लोग घबरा जाते हैं। जिसको मैथमेटिक्स से फैंटेसी है उसके लिए एक रोमांटिक नॉवल की तरह है। ठीक है, बट अगर जिसको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, ये उनके लिए तो मान लो कि डेथ सेंटेंस के जैसा है। कैलकुलस बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स है, एंड आइजैक न्यूटन ने जो किया था, मतलब इनका जो काम है, मतलब कैलकुलस का मतलब होता है कि एक छोटा पत्थर जिसको कलकलाई, जिसको हम फेंकते हैं, ठीक है, जब नदी के किनारे हम जाते हैं ना, छोटा पत्थर मिलते रहता है, जब हम आप उसको जोर से फेंकोगे, उसकी जो मतलब उसकी जो ट्रैवल ये होता है, जिस तरह से वो ट्रैवल करता है ना, उसको कैलकुलेट करना, मतलब वो कैलकुली को कैलकुलेट करने के लिए उसका नाम कैलकुलस पड़ा। तो ये महाशय थे जिन्होंने हमको कैलकुलस दिया। इनके कैलकुलस के बदौलत आज जो है रॉकेट्स हवा में उड़ते हैं। इनकी कैलकुलस के बदौलत हमने ये भी जान लिया विदाउट टेलीस्कोप, विदाउट विजुअली देखे कि नेपट्यून जैसा भी कोई प्लैनेट होता है। ठीक है, तो इन्होंने ग्रेविटी को एक फोर्स की तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम न्यूटन की चीज को देखें, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग को देखें ग्रेविटी का, तो आप इस तरह से उसको देख सकते हो। मान लीजिए कि एक M1 नाम का एक ये है, मैं थोड़ा उसका मैं लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ, एक मिनट। तो आपको यहाँ पे M1 नाम का एक बॉडी है, एंड आपको M2 नाम का एक और बॉडी है। अब दोनों ना एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्ज्यूट कर रहे हैं, बट डिफरेंस ये होता है जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होता है उतना ही ताकतवर उसका फोर्स होता है। इसका मतलब ये है कि मान लो एक आदमी का है ना, एक आदमी का 56 इंच का सीना है ना, ठीक है, ठीक है, और दूसरा एक छोटा आदमी है, छोटा बच्चा है, जो बहुत कमजोर है। अब ये दोनों ना एक रस्सी को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से इसको जान सकते हो। इस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हो। बट जो जिसका मास ज्यादा है, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, वो इसके ऊपर ना भारी पड़ने लगता है। ठीक है, तो न्यूटन की एंटायर जो ग्रेविटेशन की अंडरस्टैंडिंग थी वो इसी चीज पे थी कि जितना भारी वस्तु उतनी भारी उसका फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए जो चीज आप बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि ये हमारी सन है तो ये हमारी अर्थ है, तो न्यूटन ने ये जान लिया था कि इसकी सेंटर ऑफ मास समवेयर हियर होगा, एंड ये दो चीजें है ना, ये दो ऑब्जेक्ट्स है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये न्यूटन की अंडरस्टैंडिंग थी। अगर मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहता, न्यूटन ने ये समझा था कि एक ग्रेविटेशन जो है वो एक फोर्स है जो एक दूसरे पे एग्ज्यूट करते हैं। ठीक है, अब अब आते हैं दूसरे महाशय। ठीक है, ये इनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का गुरु जो थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो जिनका जिससे वो इंस्पिरेशन ले रहे थे, वो आइजैक न्यूटन थे। मान लो कि इन दोनों के बीच में लगभग 200 साल का वक्त ऑलरेडी गुजर चुका है। अब न्यूटन ने उनका फिजिक्स दे दिया जो प्रूवन थे, बहुत ताकतवर थे, और आइंस्टाइन भी वही फिजिक्स पढ़ते हैं, बट ना इनको लाइट से कुछ ज्यादा ही प्यार था अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए, बचपन से उनका यही था कि वो विंडो से जो रोशनी आ रही है उसका आंसर ढूंढते 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 वो अपने टाइम गुजारते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि एक आदमी की इमेजिनेशन जो होती है ना, वो सबसे ताकतवर चीज होती है। जैसे जब रोमन लोगों को मतलब ग्रीक लोगों को ये पूछा गया कि आसमान में ये चीजें
क्या घूम रही है, ठीक है, थोड़े टिमटिमा रहे हैं, थोड़े नहीं टिमटिमा रहे हैं, एंड इनका जो पाथ है वो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो क्या है, तो उन्होंने बोला कि वो देवी देवता है, ठीक है, एंड उसके इर्द गिर्द कहानियां बनाए। अब ये उनकी इमेजिनेशन थी, बट यहां पे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो था, इसकी इमेजिनेशन रैशनैलिटी पे बेस्ड थी, ठीक है, इसकी इमेजिनेशन जो थी ये पॉसिबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड थी। अब इन्होंने एक चीज इमेजिन किया कि ये जो मतलब लाइट के बारे में सोचते सोचते उन्होंने ये बताया कि ये जो टाइम है ना एंड जो स्पेस है ये कोई अलग अलग चीज नहीं है, एंड ग्रेविटेशन जो है ये कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, ग्रेविटेशन एक एक डेंट की तरह है जो एक स्पेस टाइम के ऊपर होता है। इसका मतलब क्या है मैं वो समझाऊंगा। ये तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी थिंग थी। अब हमारे आसपास आके लोग ये कहता ना हमारी स्ट्रीम से, देखो भाई ये इतने बड़े बड़े साइंस हमको समझ नहीं आते। वाकई जो अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहा था ये साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आया, उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या बात कहना चाह रहा है, ये क्या होता है, ये स्पेस टाइम क्या चीज होती है, ये डेंट क्या होता है। इन्होंने ग्रेविटेशन की कंप्लीटली एक सेपरेट अंडरस्टैंडिंग हमको दे दिया। इन्होंने 1915 में 1915 में जब ये यूएस में एक पैटेंट वर्कर होते हैं तो उन्होंने एक क्या बोलते हैं उसको, एक पेपर लिखा, सॉरी ये जेनेवा में पैटेंट वर्कर होता है तो उन्होंने एक पेपर लिखा जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। अब इसमें उन्होंने ये कहा कि ये देखो ये जो स्पेस और टाइम है ना ये अलग अलग चीज नहीं है, ठीक है, एंड ये ग्रेविटी जो है वो कुछ अलग ही तरीके से काम करता है इस पूरी दुनिया में, जो आपको एक 4 डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन में आपको उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। तो इनकी 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 आर्ग्यूमेंट की लॉजिक क्या थी, तो मान लीजिए कि एक कपड़ा है ना, एक आप सेपरेट एक बड़ा कपड़ा लीजिए, चारों तरफ आप इसको खींच के पकड़िए, ठीक है, तो वो एक प्लेन बन जाता है। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहने लगता है कि ये जो प्लेन है ना वही है स्पेस टाइम। एक्चुअली में ग्रेविटी कुछ इसी तरह काम करता है। जब आप उसके बीच में कोई बाहरी वस्तु रखोगे तो आपको एक कर्वेचर मिलेगा, ठीक है। ये कर्वेचर जो है, ये कर्वेचर को ही हम ग्रेविटी कहते हैं। तो अगर आप इस बाहरी वस्तु को निकाल दे तो ये तो एक प्लेन है, एक 2 डायमेंशनल सरफेस है, बट जब आप इसके ऊपर कुछ चीज रखते हो तो वो एक 3 डायमेंशनल कर्वेचर की आकार ले लेता है जिसको ही हम ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज से ब्लैक होल से क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिर्फ एक आइडिया दिया, अब इस आइडिया को लोग आगे बढ़ाते हो जाते हैं। अब मान लो कि एक चीज है, मान लो ये अर्थ को रखा तो इतना है कर्वेचर, अब मैं यहाँ पे सन को रखता हूँ ना, बहुत बड़ा भारी चीज को रखता हूँ, तो उसकी जो कर्वेचर है वो और बड़ा होगा, सही बात है। अब मान लो मैं उससे भी बड़ा चीज को रखता हूं वही जगह पे, तो उसका कर्वेचर उससे भी बड़ा होगा, सही है। अगर आप कुछ ऐसी चीज रखो जो जो इतनी बारी है एंड बहुत ही कम समय में कम जगह ले रहा है, जो इन्फिनेटली बारी है एंड इन्फिनेटली कम जगह ले रहा है ना, इतना जगह नहीं ले रहा है, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, वो बहुत ही माइन्यूट सी जगह ले रहा है, तो वो नीचे बढ़ते हुए उसकी जो कर्वेचर है वो एक पॉइंट पे आ जाएगा जिसको कहते हैं सिंगुलैरिटी, ठीक है। आइडिया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये नहीं बताया कि ये ग्रेविटी चीज होती क्या है, ब्लैक होल चीज होती क्या है, उन्होंने सिर्फ बताया कि ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है। अब उस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए लोग ये कैलकुलेट किया, अगर कोई चीज इतनी बारी हो जाती है, ठीक है, जो इन्फिनेटली स्ट्रांग हो, इन्फिनेटली भारी हो एंड इन्फिनेटली डेंस हो, बहुत ही छोटा जगह लेता हो, तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। यहां से आइडिया हुआ ब्लैक होल का।
सो ये उनका क्वेश्चन था एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर. सो व्हाट इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ लॉट ऑफ मास एंड ऑक्यूपाई द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस पॉसिबल. तो उसका क्या होगा? मान लीजिए ये एक सूर्य है, उसका उसका जो कर्वेचर है कुछ इस तरह से हो रहा है. अगर सूर्य से भी कोई बारी चीज है तो उसका कर्वेचर ये है. अगर एक न्यूट्रॉन स्टार है तो उसका ये कर्वेचर. ठीक है. अब इससे भी बारी चीज है तो क्या होगा? तो वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा. इस ब्लैक होल का ये स्ट्रक्चर है कि ये मान लीजिए कि एक वाटरफॉल है, ठीक है, जिसके अंदर लाइट भी जा रहा है. अब लाइट को वापस आने के लिए भी उसको एक चीज होता है जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी. ठीक है. एस्केप वेलोसिटी बेसिकली ये होता है, मैं थोड़ा इसके बारे में बोल देता हूं. मान लीजिए कि आप अर्थ पे एक रॉकेट है, ठीक है, ये जो हमारी दिवाली की रॉकेट होती है या कोई भी रॉकेट होती है, इसको अगर अर्थ को छोड़ के अगर आसमान में उड़ना है, ठीक है, आपको लगेगा, आपको एक एस्केप वेलोसिटी लगाना पड़ेगा. मतलब अर्थ की ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड है. 9.8 या 9.3 मीटर्स पर सेकेंड है. अगर आप मान लीजिए कि 9.8 मीटर्स पर सेकेंड है, अगर आप इससे भी तेज से, मतलब 9.9 मीटर्स पर सेकंड से की तेजी से आप जंप मारते हो तो आप बेसिकली अर्थ को छोड़ के बाहर निकल जाओगे. अगर इससे भी कम है तो क्या होगा? फिर आप वापस आके अर्थ पे ही गिरोगे. ये होता है एस्केप वेलोसिटी. अब यहाँ पे जो ब्लैक होल में, क्योंकि ये इतना स्टीप अब होल बन चुका है फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम में, कि जो लाइट है उसकी एस्केप वेलोसिटी इनफिनाइट हो जाती है. ठीक है. लाइट खुद, रोशनी भी इस चीज से बाहर निकल नहीं सकता. रोशनी जो है ना, बेसिकली लाइट जो है उसका वेट नहीं होता. लाइट को हम फोटॉन में गिनते हैं. ठीक है. फोटॉन का जो है उसका वेट नहीं होता. उसको हम उसको वेटलेस बोलते हैं लाइट को. अगर कोई वेटलेस चीज है तो वो भी अगर एस्केप वेलोसिटी अचीव नहीं कर रही है, तो मान लीजिए कोई वस्तु, मान लीजिए मैं आजाद जी को इसमें डाल दिया, ठीक है, तो आजाद जी बाहर आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे. ठीक है. तो लोगों ने ये समझ लिया कि ये, यहां से वो आइडिया आया ना वैक्यूम क्लीनर का, तो जो भी इसके अंदर जाता है ना तो हमेशा के लिए खो जाता है. ठीक है. तो ये हो गया ब्लैक होल. अब मैं हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी सुनाई दे रहा है. अच्छा, अगर मैं बीच में स्ट्रीम में से उड़ गया तो मैं ऐसी बात करते रहूंगा पता भी नहीं चलेगा. नहीं मैं हूँ ना. तो जी. अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना? मतलब मैं आगे थोड़ा, नहीं. जी आप आगे चलिए. बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो. कुछ चीजें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं, लेकिन नहीं कोई बात नहीं. सर के ऊपर से ना, समझ. मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो नोबल लॉरियट्स थे उनके सर के ऊपर से भी निकल गया है चीज, जब इसको बोला गया था ना फर्स्ट टाइम. तो यू आर नॉट एन एक्सेप्शन. जो नोबल बड़े बड़े फिजिसिस्ट थे वो टाइम में, उनके सर से सीधा उड़ गया ये. किसी के बस के बात पास भी नहीं आया ये चीज. इसीलिए ना अल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी इसको समझाते हुए लोगों को. ठीक है. इसका समझाते हुए, उसको साबित करते हुए. एनीहाउ, हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ. तो ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसी चीज है स्पेस में जो बहुत ही मतलब बहुत ही भारी होता है, जिसको आप जितना बड़ा वेइंग मशीन भी ला ले तो वो भी उसको तोल नहीं सकता, उतना भारी होता है. एंड वो बहुत ही कम जगह पे लेता है. मतलब हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ग्रेविटी, मतलब ये जो ब्लैक होल है इसका वेट क्या होगा. मतलब वो बहुत ही कम जगह में लेनी चाहिए. ठीक है. तो आप ये मान लीजिए, तो कोई भी व्यक्ति को या कोई भी चीज को हम ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. अगर उस चीज से हम नीचे चले जाते हैं ना, तो हम भी ब्लैक होल बन सकते हैं. यानी कि मैं भी ब्लैक होल बन सकता हूँ, आजाद भाई आप भी बन सकते हो, अमित भाई आप भी बन सकते हो ब्लैक होल. ये ब्लैक होल बनना जो है ना, अगर हम हमारे ऊपर कोई प्रेशर डाल के हमारे को दबा दे एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर, तो हम भी ब्लैक होल बन जाते हैं. ठीक है. तो ये होती है ब्लैक होल.
टू से दैट इन्फिनिटली वेटलेस होगा, ऐसा नहीं होगा, ये इन्फिनिटली डेंस होगा ऑब्जेक्ट, वो चीज तो है पक्का, ठीक है, राइट। तो जैसा मैं बोल रहा था, टेक्निकली एनीबडी कैन बी ब्लैक होल इंक्लूडिंग यू, आप सब लोग, ये धरती, ये जो भी है, हर चीज ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। तो कोई अगर आपको ब्लैक होल के अंदर डाल दे तो भी आप ब्लैक होल बनेगे, या आपको कोई सिकोड़ दे, आपको छोटा कर दे तो भी आप ब्लैक होल करोगे, बन जाओगे। अब एक छोटा हम कैलकुलेशन लेते हैं। अब मैं थोड़ा उसकी मैथ्स की साइड जाना चाहता हूँ कि ये ब्लैक होल क्या है। टेंशन नॉट, मैं बड़े बड़े फॉर्मूलास नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। मान लो कि आप आप जितनी अर्थ पे वे करते हो ना, तो आप मान लीजिए कि ये आप प्लैनेट अर्थ के ऊपर आप इतना वेट है आपका, तो आप जब आप खुद चांद पे जाओगे तो आप सिर्फ इतना ही वेट महसूस करोगे, ठीक है। तो ये 75 किलो का आदमी एक 12 किलो के आदमी के आसपास उसका वेट रह जाएगा जब आप मून पे जाओगे। आप ही हो, ठीक है। आपके बॉडी में कुछ चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट आपने बड़े बड़े ये जो है ना स्पेस सूट पहन रखा है, जब आप दूसरे चांद पे जाते हो, आप 80 किलो के आदमी जो है 12-15 किलोग्राम की आदमी के जितना ही आपका वेट रहेगा। अगर वहां पे आप ऐसा कुछ वेइंग मशीन डाल के ना उधर आप खड़े हो जाओ तो उतना ही वेट आपका दिखाएगा। वही आप जुपिटर के अंदर चले जाओ तो आपका वेट लगभग 200 के आसपास होगा। एंड अगर आप सूर्य के ऊपर चले जाओ तो मान लीजिए कि 2000 किलोग्राम से ऊपर आपका वेट होगा अगर आप 75 किलोग्राम ऑन अर्थ होते हो। तो ब्लैक होल के ऊपर आप कितना रहोगे? ब्लैक होल के ऊपर आप 10 ट्रिलियन से भी ऊपर अपनी वेट को गिन सकते हो। मतलब एकदम से आप मोटे नहीं हुए, ठीक है, यू आर नॉट गेन्ड वेट, बट आपकी जो ग्रेविटेशन है, आपकी इर्द गिर्द जो ग्रेविटेशन है वो इतना स्ट्रांग है कि आपकी वेट जो है वो बढ़ा देती है खुद, राइट। तो अब हम जान लेते हैं कि ये ब्लैक होल्स बनते कैसे। तो हमने ये थोड़ा बेसिक कवर कर लिया अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज होती है ब्लैक होल, बट ये चीज बनते कैसे है ना, क्यों क्यों एक चीज ब्लैक होल ही क्यों बनना है, ओके। तो अब हम उस अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं जहां पे मैंने पहले स्टार्ट किया था। जैसे कि हमने एक इक्विलिब्रियम की बात की थी ना, जहां पे ग्रेविटी है जो दबाने की कोशिश कर रहा है एंड हीट जो है वो बाहर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मान लो कि आप एक एटम बम जलाए, ठीक है, जो दिवाली में आता है ना एटम बम, मतलब वो न्यूक्लियर वाला बम नहीं है, वो दिवाली में जो क्रैकर होता है। हाँ, अब वो क्रैकर। क्रैकर जब उसके अंदर हीट बढ़ता है तो वो पट जाता है ना, वो धमाका से पट जाता है। अगर आप उसके इर्द गिर्द उतनी ही अमाउंट की प्रेशर या ग्रेविटी बढ़ा दो, उसके ऊपर फोर्स बढ़ा दो, तो वो पटेगा नहीं। वो एक वो एक कैंडल की तरह जलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे सितारों में भी यही चीज हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हीट बोल रहा है कि हम पट जाएंगे, हमको पटना है, तो ग्रेविटी बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं पटोगे, ठीक है। अब इन दोनों की जो जुगलबंदी है, यहां से हमारी एक तारा बनता है ना। तो चीज क्या होती है कि ये हाइड्रोजन जो है ये हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। इस कारण से क्या होता है कि हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है, हीट बहुत ज्यादा आ रहा है। ये दो जगह पे होते हैं एक तारों में, एक उसके आउटर लेयर्स पे भी ये चीज हो रही है एंड इसका कोर पे भी ये लेयर्स हो रही है, ये चीजें हो रही है। मतलब हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो आगे बढ़ते हुए क्या होगा कि जब इसकी जो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी ना, तब ये थोड़ा इम्बैलेंस में चला जाएगा। अब इम्बैलेंस क्या है? ग्रेविटी जो है वो कोर को दबाना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि कोर में ईंधन खत्म हो गया। जब ईंधन खत्म हो गया तो आप उतनी गर्मी प्रोड्यूस नहीं करोगे, तो कोर जो है वो दबते चला जाएगा। एंड आउटर लेयर जो है यहाँ पे ना बहुत ज्यादा अभी ऑक्सीजन बाकी है, ठीक है, ये बढ़ना शुरू कर देगा ना, आउटर कोर ना ऐसा बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है, ये बड़ा बड़ा होते चला जाएगा। इस स्टेज को हम कहते हैं कि ये एक रेड जाइंट स्टेज होता है। किसी भी तारे का एक रेड जाइंट स्टेज होता है।
अब रेड जाइंट स्टेज आप ये मान लो कि ये तारों में बुढ़ापा है, ठीक है, बाहर अभी न्यूक्लियर फिशन हो रहा है तो वो पटना चाहता है बाहर के लेयर, बट ये अंदर का जो भी लेयर है वो पटने के लिए लायक नहीं बचा, क्योंकि उसका वेट भी बढ़ चुका है एंड ग्रेविटी उसको दबाने की कोशिश भी कर रही है एंड वो उतना हीट भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इस स्टेज से एक तारे का लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक गैस क्लाउड था, जितना गैस अवेलेबल है इससे एक एवरेज स्टार बन सकता है जैसा सूरज है, नहीं तो एक मैसिव स्टार बन सकता है, जैसे हमारे बहुत फेमस बीटल जूस है, तो वो एक सुपर मैसिव स्टार है, तो वो बहुत भारी है सूरज से, लगभग 4 गुना उसका वेट है, सूरज से 4 गुना नहीं, 4 गुना वेट है एंड कुछ बहुत ही बड़ा है, मतलब उसका रेडियस भी बहुत बड़ा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा तारा है बीटल जूस जैसे। अब सूरज जो है एक रेड जाइंट बनेगा, मैंने बताया कि रेड जाइंट क्या होगा, तो ये तारा भी एक रेड जाइंट बनेगा। बट अल्टीमेटली क्या होता है, जब इसका ईंधन, जब इसका ईंधन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है ना, तब क्या होता है, तो बीच में एक वाइट डार्क बच जाता है एंड ऊपर इर्द गिर्द जो है ना, ये लेयर जो है, ये बाहरी लेयर जो है वो एक गैस की तरह से फट जाता है। फटने का मतलब धमाका नहीं होता है, ये एक्सपैंड होके बिखर जाता है, ठीक है। अब जब आप नासा की जब खूबसूरत आप जो इमेजेस देखोगे, वो बेसिकली एक प्लैनेटरी नेबुला ही होते हैं, जैसे कि पिलर्स ऑफ क्रिएशन, वो सब चीजें जो है ना, वो एक नेबुला ही है, उसको बोलते हैं नेबुला, क्योंकि बीच में एक तारा है, तारे का कोर है, तो ये जो व्हाइट डार्क आप देख रहे हैं, ये बीच का कोर है जो बच गया है एंड ऊपर का लेयर ना अब तबाह हो गया, अब उड़ गया है ये, ठीक है, ये गैस की फॉर्म में उड़ जाता है, तो बचेगा क्या, बचेगा एक व्हाइट डार्क। तो सूरज का अंत, मतलब हमारी सौर मंडल का अंत कुछ इसी तरह से होने वाला है। सूरज इस तरह से बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि ये पृथ्वी को भी खा जाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद इसकी जो आउटर लेयर है वो उड़ जाएगा एंड बचेगा एक व्हाइट डॉर्फ, बहुत ही छोटा तारा, बहुत ही माइन्यूट सा तारा बच जाएगा सोलर सिस्टम में। उस टाइम तक पूरी सोलर सिस्टम ही खुद तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली हम तो नहीं बचेंगे, हम कुछ हम वी विल एवापरेट, वी विल बिकम पार्ट ऑफ सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब दूसरे तारों में, मतलब ये मैसिव स्टार्स में जो है ना, जब ये रेड जाइंट बनता है तो इसके अंदर और प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना ये क्योंकि तारा बड़ा है, क्योंकि उसका कोर भी बड़ा है, तो उसके अंदर एनर्जी होते ही जाता है, ये इसको और दबाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। तो ये एक धमाके की शक्ल ले जाती है जिसका नाम है सुपरनोवा, ठीक है। ये इतनी तेजी से फटता है, मान लो कि ये बोला जाता है कि ये एंटायर गैलेक्सी की जो एनर्जी है ना, उस पॉइंट पे वो रिलीज कर रहा है, उतना भयंकर ये धमाका होता है। ये अगर हमारे 30 लाइट ईयर्स के इर्द गिर्द अगर ये धमाका हो गया तो हमारी पृथ्वी पे हम लाइफ चला जाएगा, ठीक है, उतना तेज ये धमाका होता है इन जैसे तारों का। अब यहाँ पे भी वेट का इशू है, अगर ये बहुत भारी है तो वो बनेगा, अगर ये भारी है तो वो बनेगा एक न्यूट्रॉन स्टार, और उससे भी बड़ा भारी है, उससे भी ज्यादा भारी है तो वो बनेगा एक ब्लैक होल, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल का एक कजन के जैसा है, दोनों एक तरीके से रिलेशन है, ठीक है। इसका जो बर्थ है एक सुपरनोवा तरीके से ही होता है। एक और तरीका भी है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता, जो मैसिव स्टार्स मर्ज होके भी हो सकता है, बट एनी तो न्यूट्रॉन स्टार जो है ये ऑलमोस्ट एक ब्लैक होल है, इसका सब प्रॉपर्टीज एवरीथिंग एक ब्लैक होल के जैसा है। फर्क इतना है कि लाइट जो है ना इससे बाहर निकल सकती है, ब्लैक होल से बाहर निकल नहीं सकती, इतना ही फर्क है, ठीक है। तो ये भी बहुत भारी चीज है, ये भी बहुत भारी चीज है। अब जब आप न्यूट्रॉन स्टार जो है ये भी ऑलमोस्ट ब्लैक होल के जैसा है, बट इसकी एस्केप, लाइट है ना, इसकी एस्केप वेलोसिटी अचीव कर लेता है, मतलब इससे बाहर निकल जाता है रोशनी। ब्लैक होल से रोशनी निकलेगा ही नहीं, जब रोशनी नहीं निकलेगा तो वो चीज तो ब्लैक ही है, तो इसीलिए हम बोलते हैं ये ब्लैक होल, राइट। तो यहां तक तो समझ में आ गया कुछ?
मैं हूं ना, स्ट्रीम में हूं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं हाँ आ रही ठीक है आपकी वॉइस क्लियरली। ठीक है। हाइपर एक्टिव जी। तो अब हम आगे चलते हैं। ये होते देख सुपर चैट दिख रहा है जो सॉर्ड। अ, हेलो हेलो। जी हाइपर एक्टिव जी हाँ। मैं हूं ना, आपकी स्ट्रीम आवाज में तो हूं ना। हाँ लो हाँ आप। हाँ। हाँ हाँ आ रही है आप बिल्कुल। तो इस ब्लैक होल में, इसकी ब्लैक होल की डिटेक्शन में हमारी भारत के मूल का वैज्ञानिक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कहते हैं, क्या होता है दोस्त, whoever, ओके, साइंटिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। इनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, ये सीवी रामन के नेफ्यू है। सीवी रामन को जिस तरह से नोबेल मिला था ना, ये भी पढ़ाई के तरफ जाना चाहते थे। इन्होंने जब ये 5 साल के थे, तब ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पेपर पब्लिश की थी। ठीक है। एंड जब ये 18 साल के हो गए, तो उसकी जो काम है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो काम है, उसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। एंड 20 साल में, इनकी 19 से 20 साल के एज में, इन्होंने एक उनके मतलब चीजों के ऊपर इन्होंने एक चीज कैलकुलेट किया जिसका नाम है चंद्रशेखर लिमिट। अब चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है? चंद्रशेखर लिमिट होता है कि किसी भी सूर्य जितना बड़ा एरिया लेने वाला कोई तारा, मतलब सूर्य जितना मतलब उसका जो डायमीटर है सूरज जितना हो, एंड उसका बार जो है ना, अगर वो सोलर एक 1.4 सोलर मासस से बड़ा हो, तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ठीक है। ये कहते हैं कि ये एक चंद्रशेखर लिमिट है, मतलब सूरज जितना एरिया ले रहा है, उतनी ही बड़ा तारा, अगर उसका मास जो है वो 1.4, मतलब मान लीजिए कि सूर्य 100 किलो का है, तो वो 140 किलो का कोई तारा है, उतनी ही जगह ले रहा है, तो वो एक एक व्हाइट डार्क में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इनकी कैलकुलेशन है स्वास्थ्य का, सॉरी स्वास्थ्य नहीं, चंद्रशेखर लिमिट, इसको कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। इन्होंने ये पेपर पब्लिश किया। बहुत ही ब्यूटीफुल इनकी लाइफ रही है, बहुत ही इंस्पायरिंग इनकी लाइफ रही है। लोग ना जब साइंटिफिक कम्युनिटी में ना, उनको आउट ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी इतना जानते नहीं है। ये मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि इनको जितना रिस्पेक्ट इंडिया में अब्रॉड है, उतना इंडिया में इनको नहीं मिलता। क्योंकि एक सैटेलाइट है जिसका नाम, एक एक्सरे टेलीस्कोप है जिसका नाम है चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप, जो जो नासा ने लॉन्च किया। जो आज जो हबल जो काम कर रहा है ना, वो टाइम पे वो टेलीस्कोप कर रहा था। ठीक है। तो उसका नाम जो है वो टेलीस्कोप का नाम इनके नाम के ऊपर रखा गया है। इतना बड़ा व्यक्ति है ये, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से फिजिक्स को बदल के ही रख दिया। तो ये झूठे कहानियां बोलने से अच्छा है कि ये हमने ट्रिग्नोमेट्री इजाद कर लिया था, हमने उसको उखाड़ लिया, इसको उखाड़ लिया। इन जैसे महान व्यक्तियों को अगर हम पढ़ाई करेंगे इनके बारे में, तो हम भी थोड़े इंस्पायर हो सकते हैं। एनीहाउ, तो इन्होंने एक लेकिन हाइपर लिमिट। एक्टिव जी ऐसे लोगों के बारे में तो इवन हमारे सिलेबस में या इंडिया में कभी जिक्र भी नहीं किया जाता ना। जिक्र भी झूठी नहीं रहता, थियरीज रहता को। है, हाँ रहता है। साइंस साइंस जब आप पढ़ोगे तो इनका चंद्रशेखर लिमिट इसके बारे में पढ़ाया जाता है, बट हाँ उतने वो ही पढ़ाया बोला जाता जाता है। पर हाँ हाँ देखो बहुत ही कम बहुत ही कम। आजा जी, ये देखो, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इसलिए नोबेल जीत पाए क्योंकि इनके जो अंकल थे वो एक नोबेल लॉरिएट हम्म, थे। ठीक है, वो एक हम्म, नोबेल लॉरिएट थे। अब इनके मन के अंदर वो बात आ गई कि मैं भी इनके जैसा बनना है ना। ठीक है, तो हम्म, उन्होंने साइंस के ऊपर काम किया, एंड ये भी एक नोबेल लॉरिएट बने। ठीक है, ये होता है हम्म, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का एक सोसाइटी बिल्कुल। में बहुत बड़ा ये होता है। ठीक है। अब हम बिल्कुल सिर्फ साइंस तक ही इनको सीमित रखे, इनका लाइफ के बारे में ना पढ़ाए। ठीक है, इन्होंने कैसा वो अचीव करा उसके बारे में हम ना पढ़ाए बच्चों को, तो कोई इन जैसे लोगों से कैसा इंस्पायर होगा? ठीक है, सही बात है। ये मॉडर्न एजुकेशन का एक लूप होल भी कह सकते हैं। इससे इसको छोड़ के हम क्या सूर्य नमस्कार कुछ और चीजें कर रहे हैं यार, वो व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू कमेंट, तो ये स्ट्रीम भटक जाएगा। हम्म,
ठीक है। हाँ तो ये तो इनकी बहुत बड़ी चीज थी ये ब्लैक होल, मतलब ये जो वर्ड जो है ना ब्लैक होल, इनकी लिमिट के बाद, मतलब अब अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया बट और इनका काम हो गया, अब एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है श्वार्ज़शाइल्ड, तो उनका भी काम हो गया। इन तीनों के जो काम के ऊपर है ना, ये कैलकुलेशन किया गया कि अगर एक न्यूट्रॉन स्टार और भी मासिव हो जाता है तो वो बिल्कुल एक ब्लैक होल बनेगा। अब न्यूट्रॉन स्टार में क्या है, लाइट एस्केप कर रहा है ना, अगर वो एस्केप ना करे तो क्या होगा, तो उसका नाम कुछ होगा, तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो एक आइडिया दिए। देखो आइडिया किस तरह से इवॉल्व करता है ना, एक बेसिक आइडिया जो था, जो कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम था, वो बढ़ते 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 क्या हो गया, एक ब्लैक होल तक आके पहुंच गया। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी इसके ऊपर इतना यकीन नहीं था, वो खुद ये चीजें बोल रहे थे कि ये थोड़ी ये इसको और क्वांटम फिजिक्स को ये बोल रहे थे कि ये थोड़ी स्पूकी काइंड ऑफ फिजिक्स है। एनीहाउ, तो जब ये ब्लैक होल मतलब चंद्रशेखर लिमिट को आगे बढ़ाया गया तो वो बन जाता है ब्लैक होल, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार से भी बारीक कोई चीज है तो क्या बनेगा, वो ब्लैक होल ही भी बनेगा। अब ब्लैक होल से भी बारीक चीज बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज ब्लैक होल है वो बड़ा ब्लैक होल ही होगा, बट उससे आगे कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, तो आज हमारी अंडरस्टैंडिंग वहां पे आके रुक गई। तो ये अगेन विल कम बैक टू द एनाटॉमी ऑफ द ब्लैक होल। अभी मैं आपको ब्लैक होल की चीजें बताऊंगा कि उसके अंदर क्या होता है और क्या चीजें होती है। ठीक है, अब ये देखिए, देखो ये डायग्राम जो है ना, तो ये एक 2.5 डायमेंशन की डायग्राम है जो ये बता रही है कि ब्लैक होल किस तरह से है, बट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर मैं थोड़ा ड्रॉ करके आपको बताऊं तो मान लीजिए कि ये ब्लैक होल है, तो इसका जो स्पेस टाइम है इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, हर जगह से ये इसकी स्पेस टाइम जो है वो बेंड हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ब्लैक होल का। तो ये एक 2.5 डायमेंशन का ये है। ठीक है, तो इस तरह से ब्लैक होल, तो हम ब्लैक होल को ना हम 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्टेलर मैसिव ब्लैक होल, जो यूनिवर्स के एड्ज पे हमको नजर आता है। आज उतने बड़े ब्लैक होल बनना मुश्किल है। इसको हम क्वेजार्स के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही बड़े, बहुत ही ताकतवर ये ब्लैक होल्स होते हैं। ये यूनिवर्स के एड्ज पे ही हमको मिलते हैं, उसके अलावा बहुत ही रेयरली। कभी कभी क्या होता है ना, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल एक दूसरे ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमते हुए वो लॉन्च हो जाता है स्पेस में, तो वो ऐसे रोग ब्लैक होल बन के यूनिवर्स में घूमना शुरू कर देता है। तो वो जहाँ पे वो दूसरे ब्लैक होल्स को या मास को एक्यूमुलेट करने के बाद फिर वो स्टेलर ब्लैक होल बनेगा। बट बेसिकली क्या है, ये यूनिवर्स की एंड पे ही हमको ये ब्लैक होल्स हमको मिलेंगे। मिड मतलब हमारे गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल होता है जिसको हम कहते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। जो सैजिटेरियस ए स्टार है हमारी गैलेक्सी के बीच में, वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। एंड इन दोनों के बीच में जो है ना, हमको एक मिड लेवल ऑफ ब्लैक होल्स हम देखते हैं। ये मान लीजिए कि ये एक मिलियन ऑफ टाइम सन का जो जितना वजन है उसका मिलियन ऑफ टाइम पे होता है। ये मिलियंस टू मिलियंस ऑफ टाइम पे ये होता है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो है वो मिड लेवल ब्लैक होल्स होता है। ये बेसिकली उनके साइज के ऊपर इसको कैलकुलेट उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, बट इनका वर्किंग मैकेनिज्म सेम है। ठीक है, ये तीनों ब्लैक होल का वर्किंग मैकेनिज्म एब्सोल्युटली सेम है। ये जिस तरह से स्पेस एंड टाइम का जो कर्वेचर बेंड है वही है, बट इसका साइज में फर्क है बस। ठीक है, अब एक थ्योरम है कॉल्ड एज ब्लैक होल हैज नो हेयर। ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा बेयर विथ मी। क्या होता है ना कि ब्लैक होल के अंदर कोई चीज चले जाता है तो उसका इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। मान लीजिए कि ये एक बेस्ट एग्जांपल होता है, मान लीजिए कि आपको एक कंकाल मिला। ठीक है, एक कंकाल एक आदमी का आपको ना कहीं दफना हुआ मिल गया। आजाद जी, जब आप इसको देखोगे ना, तो जब साइंटिस्ट इसके पास जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो थोड़ा बहुत इस पे डाटा निकाल देते हैं। मतलब ये कंकाल को देख के, ये हिप को देख के ये पता लगाएंगे कि ये एक नर था या मादा था,
इसकी दांत को देख के ये पता लगेंगे कि इसका एज क्या होगा, ठीक है। जी। इसका हाइट देख के ये पता लग जाएगा कि इसकी एज क्या हो सकती है। इसकी मतलब डीएनए कुछ कंपोजिशन मिल गया तो ये पता लगा जाता है इसके जीन क्या है। तो चीज ये है कि हर चीज का मतलब उसका कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा हमको मिल जाए, उसका कोई चीज हमको पता लग जाए, तो उसका पीछे उसका जो आइडिया है वो हमको पता लगेगा। बट ब्लैक होल जो है ना, इसको ये कहा जाता है इसके अंदर जो भी चीज घुसता है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है, ठीक है, वो अनट्रेसेबल हो जाता है अगर कोई चीज, तो उसको बोला जाता है ब्लैक होल हैज नो हेयर। मतलब अगर मैं आपको एक गंजा आदमी दिखाऊं और उसका बोलूं कि उसका हेयर स्टाइल क्या होता था, तो आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। जी। जब उसका हार सर पे थोड़ा हेयर हो तो ही बताओगे ना, तो उसका हेयर स्टाइल क्या होगा, हाँ, हाँ, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। उसके क्या गुगरालू बाल थे, उसके क्या सीधे बाल थे। अगर मैं गंजा सिर आपको दिखाऊं जिसके ऊपर कोई भी बाल नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसकी हेयर स्टाइल होगी क्या। तो ये थ्योरम एक फनी ने सेज कि ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज चले जाती है, एक मिनट, ब्लैक होल के अंदर जो भी चीज चले जाती है तो उसका कोई रिकॉर्ड बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो मान लो कि एक एटम अगर आप इसके अंदर डाल रहे हो ब्लैक होल के अंदर, तो वो जो एटम का मैं जो मैरिज बताया था ना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, वो टूट जाएगा, वो अलग अलग इस तरीके से हो जाएंगे कि वो उसका नामो निशान मिट जाएगा। अब उस हालत में आप ये नहीं बता सकते कि इस ब्लैक होल की मास जो है वो आया किधर से, ठीक है। तो बहुत से ब्लैक होल के बारे में यही आइडिया है कि ये उसके इर्द गिर्द देख के ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये इतना बारीक कैसे हुआ। बट ब्लैक होल के अंदर तो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका फुल वर्जन एक और है, ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, ठीक है। तो ये स्टीफन ये हॉकिंग, ये वाला जो आप बोल रहे हो ना, इस पे हम वापस आएंगे ना, हाइपर एक्टिव जी। हाँ इसमें दोस्तों हम कुछ और भी डीप जाएंगे, कुछ ऐसी बातें हम करेंगे जो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएंगे। आपको लगेगा यार ये यूनिवर्स कितनी अजीबोगरीब चीज है। तो ये हाँ इंफॉर्मेशन वाली जो आपने बात की ना, लॉस्ट हो जाता है, इसमें हम आएंगे। आप समझ गए ना मैं कहाँ कौन से हाइपोथेसिस पे बोल रहा हूँ? मैं होलोग्राम वाली समझ ना? गया, आएंगे आएंगे, हाँ, ठीक है, हम बाद में, ठीक आएंगे। है। तो ये इतना ही जान लो कि ब्लैक होल के अंदर कोई इंफॉर्मेशन जाता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। दूसरे जगह पे हम कोई भी मटेरियल ले, उसके कोई कुछ डेटा हम निकाल सकते हैं जिससे हम एक आइडिया लग जाएगा कि वो चीज आई कैसे है। बट ब्लैक होल में वो चीज नहीं होती, इसको इसलिए हम कहते हैं कि ब्लैक होल हैज नो हेयर। अब हम एक ब्लैक होल की एनाटॉमी पे आएंगे। जो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये एक एजुकेटेड गेस है ब्लैक होल का। अब ये चीज ना हमको कौन सा है, इंटरस्टेलर जब मूवी में भी हमको दिखाई देता है, उसमें ब्लैक होल कुछ इसी इसी तरीके से था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मल्टीपल लेयर्स में हमको चीजें दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मल्टीपल लेयर से दिख रहा है, एंड यहाँ पे एक रिंग जैसी चीज नजर आ रही है, एंड यही रिंग हमको नीचे से भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीज क्या है। अब मान लो कि जो सेंटर है ब्लैक होल के बीचों बीच जो है ना, जो चीज ब्लैक होल को ब्लैक होल बना रही है, वो उसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। अब ये सिंगुलैरिटी क्या चीज है भाई? सिंगुलैरिटी को हम आज की मॉडर्न साइंस इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकता। आज हमको पता नहीं है कि ये एग्जैक्टली चीज है क्या, बट हमको इतना पता है कि इससे ये चीज जो है ना, इन्फिनिटी, इसका एक इससे और उसका एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है। बट वो क्या रिलेशनशिप है हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो आप बेसिकली ये बोलो कि जब मॉडर्न फिजिक्स में आप ये देखोगे सिंगुलैरिटी, तो इसका मतलब ये है वी डोंट नो, कि हमको पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है, राइट। तो ब्लैक होल के बीचों बीच भी आपको सिंगुलैरिटी मिलेगा। उसका एक बॉर्डर होता है जिसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन वो चीज है जहां से रोशनी जो है ना, इसका ऊपर से अगर रोशनी जाएगा, मतलब एक रोशनी लाइट का बीम जो है, अगर वो इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो वो इसके ऊपर ग्रेस करते हुए निकल जाएगा बाहर से। समझ गए? अगर कोई चीज जो है
इवेंट होराइजन के पास से कोई चीज चले जाए तो वो इवेंचुअली एस्केप नहीं कर पाएगा, वो सीधे ब्लैक होल के अंदर चले जाएगा। तो ये होता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन को बोला जाता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ठीक है, यहां पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न किसके लिए है? लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है हमारे जैसा लोगों के लिए। मतलब मान लो कि यहाँ पे डॉक्टर नो जी यहाँ पे है, तो यहां तक है तो वापस आएंगे, एंड ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो कभी भी वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है लाइट के लिए। ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फॉर लाइट। अब ये सिंगुलैरिटी को जो कैलकुलेट करते हैं ना, हम बोलते हैं इसको श्वार्ज़शील्ड रेडियस। श्वार्ज़शील्ड, तो अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो श्वार्ज़शील्ड बेसिकली हम एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो श्वार्ज़शील्ड में हम एक काइनेटिक एनर्जी लेते हैं प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, जिससे हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये कैलकुलस में आता है। ठीक है, जो जो नेगेटिव ये होता है ना, ये कैलकुलस में आता है। तो अगर हम इस चीज को इस तरह से ये करो कि अगर आप एक बॉडी से बच के निकलना चाहिए, आपको कितना एनर्जी चाहिए ना, टोटल एनर्जी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम श्वार्ज़शील्ड का यूज करते हैं। श्वार्ज़शील्ड रेडियस वो चीज होती है कि जो रेडियस जिसके बाहर आप बच के जा सकते हैं वो बन जाता है श्वार्ज़शील्ड रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया। एक मिनट ना, मैं इसको मिटा दूं। तो यहाँ पे सिंगुलैरिटी है, ऊपर है आपका इवेंट होराइजन जहां पे लाइट बच के नहीं जा सकता। अब इसके बाहर जो चीज होती है ये होता है फोटोन स्फीयर। फोटोन स्फीयर वो चीज होती है जो मतलब इवेंट होराइजन के बाहर की चीज जो होती है ना, मैं बोल रहा था कि लाइट जब वो आती है, जब कोई भी लाइट आती है, क्योंकि ये इसकी ग्रेविटेशन इतनी तेज है तो वो लाइट कुछ इस तरीके से घुस के चले जाते हैं एंड ये एक रिंग बन जाता है ब्लैक होल के इर्द गिर्द। तो वो होता है ये फोटोन स्फीयर, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये होता है वो फोटोन स्फीयर। ठीक है, अब फोटोन स्फीयर से तो बच के चले जाते हैं लोग, मतलब लाइट तो बच के चला जाता है, बट आपका क्या? आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि लाइट आ रही है अलग अलग डायरेक्शन से, मतलब एक डायरेक्शन से आ रही है, ये ट्विस्ट होके दूसरी डायरेक्शन लेके जा रही है, बट इसके अंदर मतलब फोटोन स्फीयर के जो भी अंदर का जो भी लाइट है ना, वो अंदर ब्लैक होल के अंदर समा जाएगा, वो एस्केप नहीं कर सकता ब्लैक होल से। ठीक है, तो अब आपका जो है ना, मतलब जनरली जो है वन श्वार्ज़शील्ड रेडियस जो है इवेंट होराइजन को दिखाता है, एंड 3 श्वार्ज़शील्ड रेडियस जो है ना, वो उसके बाहर का जो भी चीज वो मैसिव बॉडीज के लिए। मतलब आप ना अगर यहाँ पे भी हो, यहाँ आपके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अगर यहाँ पे है तो ये वापस नहीं आएंगे। ठीक है, बट लाइट जो है वो वापस आ सकता है, क्योंकि डॉक्टर नो का पास मास है, वो चले जाएंगे ब्लैक होल के अंदर। अगर डॉक्टर नो जी यहाँ पे है, ठीक है, ये 3 श्वार्ज़शील्ड रेडियस से बड़ा है, तो इनके पास एस्केप वेलोसिटी अचीव करने का चांस होगा। ठीक है, ये होता है एक ब्लैक होल का बेसिक एनाटॉमी। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है कि इतना काफी है, मतलब इसकी एनाटॉमी जानने की, इससे और डेप्थ जाने में अब इस लेवल पे कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस ब्लैक होल के ना, अब हम बोल रहे हैं अरे यार ये क्या बातें कर रहे हो ना। जब लोग आके बोलते हैं तुम साइंस में इतने बड़े बड़े बातें कर देते हो, क्लेम करते हो, तो उसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ ये है। तो पहली चीज जो है ना, मैं द ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट आता हूँ, मतलब 1970s से जो प्रूफ इकट्ठा किया गया है उससे हम यहाँ तक 2019 तक आएंगे। 2022 में भी एक ऐसे ही, सॉरी 2021 में भी एक ऐसे ही डाटा दिया गया, तो हम उसके ऊपर आएंगे। तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये एक गैलेक्सी है M97। बेसिकली ये एक क्वेजार है, बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, एंड ये जो आ रहा है ना, ये उसका मैटर जो है ना एक जेट की तरह से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसका इसका एक और जेट इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, बट वो हमको दिखेगा नहीं। तो ये जो है, ये इसकी जो है, ये
ऑलमोस्ट कुछ लाइट ईयर्स के बराबर है। मतलब मैं उतना मतलब मैं उतना वो नंबर मुझे याद नहीं है, तो बहुत ही इट इज सम लाइट ईयर्स बिग। ये छोटा नहीं है। एक लाइट ईयर होता है, एक लाइट जो है ना, एक साल में कितना दूर ट्रैवल कर सकता है, तो वो होता है लाइट ईयर, जो बेसिकली 3 ट्रिलियन ईयर्स के आसपास कुछ होता है। ठीक है, ये बहुत ही लाइट ईयर्स का ये है। अगर कोई सर्च करके बता सकता है तो प्लीज बता दे कि इसकी टेल कितनी है। शायद वो 3 to 4 होगा या उससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इतना बड़ा जेट ऑफ चीज बाहर आने का कोई हमारे पास कोई ठोस कारण नहीं था। हम अज्यूम कर रहे थे, एक एजुकेटेड गेस ले रहे थे कि अगर कोई चीज इतना बड़ा जेट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उतनी ही भारी होगा। इसका जब हम एक तारा प्रोटोस्टार स्टेज में भी होता है तो उसके अंदर से भी ऐसी जेट्स निकलती हैं। तो हमने ये अनुमान लगाया कि इतना बड़ा जेट है तो उतना भारी होगा, एंड इस यूनिवर्स में उतनी भारी चीज हमको क्यों नहीं दिखती। हमें तो है ना, अगर उतना भारी है, उतना गर्म है, तो हमको क्यों नहीं दिखती। तो वो बन जाता है एक मतलब यहाँ से हमको आइडिया आया कि ये ब्लैक होल है ना, यही उतना भारी हो सकता है जिससे ये जेट बाहर आए। ठीक है, अब एक है सैजिटेरियस ए स्टार। सैजिटेरियस ए स्टार हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच में है। ठीक है, ये आप इसको बोल सकते हैं कि गैलेक्सी है, ये हमारी गैलेक्सी का बीचों बीच में है। तो क्या होता है कि गैलेक्सी के बीचों बीच में जब हमारे पास ये रेडियो टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी आ गई एंड हमने इसके ऊपर जूम करके देखना शुरू किया ना, तो हमको एक अजीब चीज दिखी। इधर ये तारे जो थे, यहाँ पे जो तारे हैं, ये सैजिटेरियस ए स्टार पता नहीं था वो टाइम पे, वहां पे कुछ भी दिख नहीं रहा था। उसके इर्द गिर्द बहुत ही तेजी से चक्कर लगा रहे थे ये सब तारे। अरे यहाँ पे तो कोई चीज है नहीं। अगर कोई रिलीजियस बंदा इसको देखा होता तो वो बोल देता है, देखो ये प्रूफ है गॉड का, वहां पे एक शिवलिंगा है, वहां पे रामा कुछ कर रहा है, वहां पे जीसस कुछ कर रहा है। बट साइंटिस्ट लोग है ना, वो मानते नहीं है, वहां पे कुछ दिख नहीं रहा है। बट ये तारे जो है बहुत ही तेजी से उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो जब इसका कैलकुलेशन किया गया तो ये एक ब्लैक होल ही होगा, वो हमको पता लगा। ठीक है, तो एक एनिमेशन है, मैं उसको भी फर्दर दिखाऊंगा। शायद मैं इसको प्ले कर सकता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, तो मैं इसको प्ले कर नहीं पा रहा हूँ। शायद मैं इसको, हाँ ओके, आवाज आ रही है क्या? आ रही हाँ आ रही हाँ, हाइपर आ रही है। तो ये हमारी जूमिंग है। हमने जब जूम किया, जब टेलीस्कोप हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, ये 1990 में लिया गया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 साल पहले इसको जूम करके देखा गया था कि ये चीज क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो तारे आप देख रहे हैं ना, ये किसी चीज का चक्कर लगा रहे हैं, एंड बीच में ना कुछ चीजें टिमटिमा रही है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो लोगों को पता नहीं चला कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो लोग ने ये पता लगा कि दिस इज एन इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ ब्लैक होल। तो यहाँ पे जो है ये अगर कोई चीज इसको कर रहा है तो वो ब्लैक होल ही है। ठीक है, ब्लैक होल के अलावा कोई चीज ये कर नहीं सकता। तो ये तो इनकी तारों की पोजीशन है ईयर्स टू कम, मतलब ये 15 साल तक लिया हुआ फुटेज है, 1990 से 2005 तक। तो ये जो तारे हैं ना, ये लाखों किलोमीटर एवरी आवर की स्पीड से बीच में कोई चीज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अगर देखो सोलर सिस्टम में
सबसे बाहरी चीज है कौन सा? सूर्य। तो सूर्य के इर्द गिर्द तारे ग्रह घूमते हैं ना इसी तरह से, पर यहाँ के बीच में तो कोई नहीं है, कुछ चीज नहीं है। तो ये एक चीज क्या हो सकती है ब्लैक होल के अलावा? तो कुछ और चीज हो ही नहीं सकती। तो ये एक एविडेंस है। तीसरी है लाइगो। ओके, इसको बोलते हैं लाइफ इंफ्रामेटरी ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। क्या होता है इधर कि एक आर्म है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, एक पाइप बनाया गया, यहाँ पे एक 2 किलोमीटर बड़ा है और यहाँ पे एक 2 किलोमीटर बड़ा है, बीच में एक कंट्रोल सेक्शन है। अब ये उस जगह पे बनाया जाता है जहां आसपास आपको कोई रोड या ट्रैफिक ना हो। आप इर्द गिर्द देख सकते हो कि इतना बड़ा एरिया है, आसपास कोई रोड ट्रैफिक कुछ भी नहीं। ठीक है, मान लो बहुत ही आइसोलेटेड जगह पे इसको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक लाइट की बीम को, मतलब एक लेजर बीम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मतलब उसको एक 90 डिग्री एंगल पे उसकी 2 डिवीजन की जाती है। एक जा रहा है सीधा, दूसरी है मिरर से टकराते हुए कोई और मिरर के पास जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लाइट की स्पीड हर टाइम सेम ही होता है, तो इसका जो 2 किलोमीटर का ट्रैवल टाइम है एंड इसका जो 2 किलोमीटर मीटर का ट्रैवल टाइम है वो सेम होना चाहिए। अब ये जो रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं तो यहाँ पे एक सेंसर होता है जो इसको रीड कर रहा है। अब क्या होता है कि जब एक दो ब्लैक होल है ना, ये एक दूसरे से जब मिल जाते हैं ना, जब एक दूसरे के में मर्ज हो जाते हैं, तो वो एक ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो है ये यूनिवर्स में हर जगह पे फैल जाते हैं। मतलब एंटायर यूनिवर्स में, जैसे आप तालाब में जो छोटा पत्थर फेंकोगे जिस तरह से रिपल्स आएगा ना, तो ये रिपल्स यूनिवर्स में हर जगह पे चले जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? जब इस डायरेक्शन में कोई ब्लैक होल ने, मतलब इस डायरेक्शन में कोई ब्लैक होल ने मर्ज किया, 2 ब्लैक होल मर्ज किया, तो ये जो रिपल्स आ रही है ये इस बीम को हिट करेगा। मतलब ये इसको फर्स्ट हिट करेगा, इसको सेकंड हिट करेगा। ये पहला इसमें जाके लगेंगे वो रिपल्स, एंड दूसरी इसको इसमें बाद में लगेंगे। अब यहाँ पे जो होता है ना, क्योंकि ये रिपल्स जो है ये स्पेस टाइम में ही है, ये स्पेस टाइम थोड़ा देर के लिए ऐसा सिकुड़ने लगता है ना, थोड़ा देर के लिए ऐसा सिकुड़ने जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि क्योंकि यहाँ पे हिट पहले किया, इसकी जो ट्रैवल टाइम है, यहां से जो बीम आ रही है इसकी ट्रैवल टाइम जो है यहां तक पहुंचने में अलग हो जाता है इसकी ट्रैवल टाइम से। तो यहाँ पे ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि एक ग्रेविटेशनल वेव जो है हमारे लाइगो से गुजर गई। ठीक है, तो ये इस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स बनते कैसे हैं? तो यहाँ पे एक छोटा एनिमेशन है, एक मिनट, तो मैं इसको चलाता हूं। यहाँ पे 2 ब्लैक होल है जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जिस तरीके से अर्थ, सूरज जो है, सॉरी, पृथ्वी के इर्द गिर्द जो चंद्रमा घूम रही है ना, उसी तरह से ये दोनों भी घूम रहे हैं। बट इवेंचुअली क्या होगा कि ये एक दूसरे के पास होके ना वो मर्ज हो जाएंगे। अब नीचे आप यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये कितनी वेव्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब ये इनकी घूमना तेज हो गया, ये ब्लैक होल्स का जब ये घूमना तेज हो गया और हो गया, अभी तेज हो गया, तो बहुत ही आसपास आ गया, तो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे। अभी मतलब ये 2 मिलके एक बड़ा ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये ब्लैक होल बना तो आप इस नीचे चीज को महसूस देखिए कि ये स्पेस टाइम है हमारा। ठीक है, अब जो मैं स्पेस टाइम की बात कर रहा था तो वो है। अब ये जो एरोस है वो ग्रेविटेशन है। अब ये जो चीज है ना, इस रिपल्स के बारे में मैं बोल रहा था अभी। ठीक है, तो ये रिपल्स जो है वो यूनिवर्स में हर जगह पे फैल जाता है, एंड उस रिपल्स को ये लाइगो डिटेक्ट करता है। अब यहाँ पे 2016 में एक चीज हुआ। ठीक है, ये लाइगो है ना यूएसए में 2 जगह पे है, ये एक जगह पे नहीं है, 2 अलग अलग जगह पे है। ठीक है, एक हो गया ईस्टर्न साइड हैंडफोर्ड और वेस्टर्न साइड लिविंगस्टन।
दो अलग अलग जगहों पे दो लाइगो रखा गया। अब क्या होता है कि थोड़ा आप इस ऑब्जर्वेशन को देखिए, ठीक है, ये देखिए, दोनों ऑब्जर्वेटरी में ये चीज एट ए टाइम डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि हाइपर भाई, ये तो हो सकता है कोई सिस्टम एरर होगा ना, कोई मिस्टेक होगा, बट दो दो अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज में एक ही टाइम पे एक ही रीडिंग आना एक प्रूफ है कि ये जो दो ब्लैक होल है ना, ये एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। इससे ये पता लग गया ना, जो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की कैलकुलेशंस प्रिडिक्ट कर रहे थे, ये सबसे लास्ट प्रूव हुआ, ठीक है। लाइगो से पहले हमको ऑलरेडी क्या चीज है, लाइगो से पहले हमको मतलब ग्रेविटी ब्लैक होल होने का प्रूफ तो हमको मिल चुका था, बट ये जो है ना, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 100 साल बाद इन द ईयर 2016 इसको डिटेक्ट किया गया, एंड 100 साल में जो भी उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रेडिक्शंस है वो सब कुछ इस पॉइंट तक साबित हो चुके हैं। ये ऐसा कोई भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी से ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो साबित अभी तक नहीं हुआ है। हर चीज एक्सपेरिमेंटेड है एंड बार बार उसका जो है वो साबित हो चुका है, क्योंकि ग्रेविटी इतना ज्यादा है एंड स्पेस टाइम एग्जिस्ट करता है। अगर स्पेस टाइम ना हुआ होता तो ये रिपल्स बनते नहीं, ठीक है। तो ये 2016 में हो। अब आ जाते हैं 2019 में। 2019 में क्या होता है, मतलब 10 साल तक इन दुनिया भर में ना एक मुहिम चलाया गया जिसको बोलते हैं EHT, अर्थ ऑब्जर्वेट EHT। अमित कुछ है ना इसका फुल फॉर्म EHT का? होराइजन टेलीस्कोप, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ओके, इसका नाम है इवेंट होराइजन, हाँ। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। अब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जो है ना, आइडिया ये है कि क्योंकि ब्लैक होल इतने छोटे होते हैं ना, इतना भारी भी होते हैं, इतने छोटे भी होते हैं, कि उसको देखने के लिए जमीन जितना बड़ा हमको एक टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा, तभी हम उस चीज को देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा टेलीस्कोप तो आप बना लोगे ना, वो एक छोटी मोटी टेलीस्कोप तो बना लोगे, बट इतनी बड़ी टेलीस्कोप अगर आपको मिल जाए तो आप उस ब्लैक होल को देख सकते हो। ये एक आइडिया था। अब 10 साल तक इन्होंने क्या किया, अलग अलग ऑब्जर्वेटर्स में, क्योंकि इतना बड़ा आईना तो बना नहीं सकते ना, तो इन्होंने क्या किया, लगभग 15 अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज को, जो छोटे छोटे ऑब्जर्वेटरीज है, उसको इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, इन्होंने उसको सिंक्रोनाइज किया, एंड ये लगातार 3 से 4 साल तक डेटा इकट्ठा करता। अब इतना सिंक्रोनाइज था कि ये एक बड़ा मिरर की तरह काम कर रहा था, ठीक है। तो जो वर्चुअली एक उतना बड़ा आईना चाहिए थी एक टेलीस्कोप को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको वर्चुअली उन्होंने बनाया गया। देखो कितने कॉन्टिनेंट से, एक यूरोप से लेके पैसिफिक ओशन तक, ठीक है, एंड कनाडा से लेके चिली तक, ठीक है, हर जगह पे जो भी अब टेलीस्कोप्स थे, उन टेलीस्कोप्स को सिंक्रोनाइज किया गया, डेटा लिया गया, प्रोसेस किया गया 5 साल के लिए, ठीक है। उस जो डेटा मिला ना, उसको 5 साल के लिए प्रोसेस किया गया। अब उसके बाद इनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, इन्होंने देखा दो चीजों में, एक M87 जो मैंने फर्स्ट बताया कि इतना बड़ा जेट कैसा आ सकता है, उसको एक टारगेट किया, दूसरा किया सैजिटेरियस A*। अब साइंटिस्ट को जो उनकी कैलकुलेशंस थी वो बता रही थी कि हमको ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ये चीज जो है इस तरह से दिखेगा। देखो मैथ्स कितनी अजीब चीज है, हम उसको देखे ही नहीं, आज तक हमको पता नहीं है कि एक ब्लैक होल दिखता किस तरह है, बट उसका मैथ्स हमारे पास है, वो इतनी स्ट्रांग है कि हम एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि वो दिखेगा कैसे, वो किस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि वो लोग ना
2019 में इस डेटा को वो पब्लिश करते हैं, ठीक है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का जो डेटा है उसको पब्लिश करते हैं, देखेंगे वो कैसा दिखेगा अभी। ये देखो, ठीक है, ये है मैथमेटिक्स की पावर, ठीक है। जो लोग इसको बोलते हैं ना कि आपको कुछ नहीं पता, सब कुछ अल्लाह ने दिया, ईश्वर ने दिया, ब्रह्म ने दिया। हम यहाँ पे ये इमेज में यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन है एंड ये रियल टाइम कंस्ट्रक्शन है इमेज का जो लिया गया है। आप इस दोनों में आप देख सकते हो कि कितनी एक्यूरेटली इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि क्या होगा, इंक्लूडिंग द स्वर्लिंग ग्लासेस, ठीक है। यहाँ इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, इसको कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। यहाँ पे एक एक्रीशन डिस्क घूम रहा है, वो कुछ इस प्रकार से वो दिखेगा, ठीक है। अब उस हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो मैथमेटिक्स है इतना स्ट्रांग है, हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है ना, विदाउट ये सुपर कंप्यूटर्स ये इमेज हम हासिल नहीं कर सकते थे, बट हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी है कि इस इमेज को लेने से पहले हम ये पब्लिश कर दिए थे कि वो दिखेगा तो ऐसा ही दिखेगा, इससे अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारी टेक्नोलॉजी जो हमने ब्लैक होल को प्रूफ करने में लगा दिया। तो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, शायद बहुत लोगों को नींद आ चुका होगा, पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं।